हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साइंस मटेरियल ऑफ डेली यूज़ पार्ट 1 देखने वाले हैं। थर्ड चैप्टर है ये साइंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि सम एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड सम आर वीक। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड्स अपॉन द सर्टेन आयन प्रोड्यूस इन वाटर दैट आयन इज। सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब एसिड को जब हम वाटर के साथ जब हम रिएक्ट करेंगे तो जो उसमें से आयन प्रोड्यूस होगा वो कौन सा आयन होगा। सो जब हम एसिड को वाटर के साथ H2O वाटर के साथ जब हम रिएक्ट करेंगे तो H+ आयन रिलीज़ होगा। वहीं जब हम बेस की बात करें तो बेस को जब वाटर के साथ हम रिएक्ट करेंगे तो OH आयन जो है वो रिलीज़ होगा। सो इस तरीके से यहाँ पे तो पूछा है कि कौन सा आयन हमारा प्रोड्यूस होगा जब हम एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। तो आंसर हाइड्रोजन आयन, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पर क्वेश्चन हमारा दिया है कि हाइड्रोजन क्लोराइड HCl व्हेन इन प्योर फॉर्म डज नॉट शो एसिडिटी ड्यूरिंग लिटमस पेपर but turns blue litmus red when it dissolved in water suggest an appropriate reason for this contradictions। जैसा कि अभी हमने बात किया, जो हाइड्रोक्लोराइड जो है ये एक एसिड है, लेकिन हम जब तक इसको सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं चेंज करेंगे, में CPO फॉर्म में होगा, तब हम इसमें लिटमस टेस्ट जब करेंगे तो फिर वो बेस में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन इसी HCl को जब हम डिज़ोल्व करेंगे वाटर के साथ तब जाके जो है लिटमस टेस्ट में जो ब्लू कलर है वो रेड कलर में चेंज होगा। तो सजेशंस यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन इट इज़ डिज़ोल्व इन वाटर सजेस्ट एन अप्रोप्रिएट रीज़न फॉर दिस कॉन्ट्रडिक्शंस। तो ऐसा क्यों होगा? इट डज़ नॉट प्रोड्यूस H+ आयन इन प्योर फॉर्म। ऑब्वियसली अगर हम एसिड को हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो H+ आयन रिलीज़ होगा। जब हम एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो H+ आयन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। डज नॉट प्रोड्यूस H+ आयन्स, डज नॉट प्रोड्यूस H+ आयन व्हेन डिजोल्व इन वाटर। वाटर में डिजोल्व करने पर H+ आयन रिलीज़ होगा, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। प्योर HCl एक्ट एज अ बेस, HCl जो है वो बेस नहीं है, HCl इज अ एसिड है, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग दिया हुआ है। डिजोल्व HCl टर्न्स ब्लू लिटमस रेड ड्यू टू द इम्प्योरिटी प्रेजेंस इन वाटर। HCl जो है, HCl को वाटर में डिजोल्व करने पर लिटमस जो है ब्लू कलर का जो है रेड में चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट होने की वजह से। तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग दिया हुआ था। हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इट डज नॉट प्रोड्यूस H+ आयन इन अ प्योर फॉर्म। तो प्योर फॉर्म में HCl जब होगा तो प्योर फॉर्म में तो वो प्रोड्यूस नहीं करेगा H+ आयन। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, मैच कॉलम 1 and 2 एंड आंसर द यूजिंग द कोड्स दैट फॉलोज। सो यहाँ पे हमें पता है जैसा कि सिट्रिक एसिड जो होता है, जो लेमन या साइट्रस फ्रूट ऑरेंजेस वगैरह हुआ तो फिर उसमें प्रेजेंट है, तो सिट्रिक एसिड जो है लेमन आएगा। फर्स्ट का आंसर ये होगा लेमन। फॉर्मिक एसिड जो है वो एंट में होता है, एंट जब भी बाइट करता है तो उसमें जो एसिड रिलीज होता है वो फॉर्मिक एसिड होता है, तो एंट स्टिंग सेकेंड वन होगा। मैलिक एसिड जो है वो एप्पल में प्रेजेंट होता है। टार्टरिक एसिड जो है वो टमरिंड में प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 4 से तो SPQR जो है 2, तो हमारा 2, 3, 4, 1 होना चाहिए। तो 2, 3, 4, 1 कहाँ पर है? 2, 3, 4, 1 यहाँ पे एक्चुअली PQRS ऑप्शंस में हमारा दिया है कि फर्स्ट का आंसर जो है 4th होना चाहिए, फर्स्ट का आंसर 4th होना चाहिए एंड सेकेंड का जो आंसर है ओके यहाँ पे एक्चुअली अपोजिट दिया है, कॉलम 1 का दिया हुआ है, ये कॉलम 2 है। PQRS जो ऊपर वाला है हेडिंग वो कॉलम 2 है, जबकि कॉलम 1 की बात की जा रही है। तो फिर हमें मैच करना होगा कि लेमन जो है, तो ये जो लेमन है वो ये 4th होगा, और टमरिंड जो है टार्टरिक एसिड का होगा ये 3rd होगा,
एंड एप्पल जो है वो मैलिक एसिड होगा ये सेकंड का, और फॉर्मिक एसिड ये। तो 4123 कहाँ पे है? यहाँ पे एक्चुअली ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है करेक्ट ऑप्शन। 4 पी का ऑप्शन जो है वो 4 होना चाहिए, नहीं ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड जो है पी का ऑप्शन 3 होना चाहिए, नो ये भी रॉन्ग है। पी का ऑप्शन 4 होना चाहिए, रॉन्ग है। पी का ऑप्शन सेकंड होना चाहिए। एंड एप्पल जो क्यू है उसका ऑप्शन नंबर एप्पल जो है उसमें मैलिक एसिड है, तो यहाँ पे एक्चुअली ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें पता है। अब यहाँ पे ऑप्शन जो है हमें दोस्तों देखो रॉन्ग दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा सिट्रिक एसिड का जो है वो, सिट्रिक एसिड जो है लेमन में प्रेजेंट होता है, फॉर्मिक एसिड एंड स्टिंग में प्रेजेंट होता है, मैलिक एसिड जो है एप्पल में होता है, एंड टार्टरिक एसिड जो है वो टमारेंड में होता है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन करेक्ट होगा मैचिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है रॉन्ग दिए हुए हैं, तो आप इसमें ना कंफ्यूज हैं। मैंने आपको आंसर बता दिया है कि फर्स्ट का आंसर जो है वो लेमन, और सेकंड का एंड स्टिंग, मैलिक एसिड एप्पल में प्रेजेंट होता है, टार्टरिक एसिड टमारेंड में होता है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th पर आते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस इन आवर स्टमक टू डाइजेस्ट फूड, स्टिल इट इज नॉट कंसिडर्ड एज एन ऑर्गेनिक एसिड, वाई? हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है वो हमारे स्टमक में डाइजेशन फूड को डाइजेस्ट करने में जो है प्रोड्यूस होता है, बट इसको ऑर्गेनिक एसिड नहीं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड मतलब क्या होता है, जिसमें COOH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उसको ऑर्गेनिक एसिड कहा जाता है। ऑर्गेनिक एसिड उसी कहा जाता है जिसमें COOH ग्रुप प्रेजेंट हो, बट HCl जो है इसमें COOH ग्रुप नहीं है, तो इट डज नॉट हैव अ कार्बन एटम, नो। इट डज नॉट प्रोड्यूस H+ आयन इन वाटर, या ऑल ऑफ दी अबव, नहीं। इट डज नॉट हैव अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है प्रेजेंट HCl में। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अ मैन गोज डोर टू डोर पोजिंग एज अ गोल्ड स्मिथ, ही प्रोमिस टू ब्रिंग ब्लैक टू ग्लिटर ऑन डल गोल्ड ऑर्नामेंट्स। तो एक मैन है जो डोर टू डोर जा रहा है, गोल्ड स्मिथ जो है वो बोल रहा है कि प्रॉमिस कर रहा है लोगों को कि जो भी डल या ग्लिटर, डल वगैरह गोल्ड ऑर्नामेंट्स होंगे उसको वो ग्लिटर करके देगा, ब्लैक वो वापस से उसे चमका के देगा। एन unsuspecting woman gives a set of gold bangles to him which he dips in a particular solutions. The bangles sparkle but the weight was considerably reduced. The solution used by the impostor probably is. क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों कि एक मैन है जो डोर टू डोर जाके लोगों के दरवाजे के पास लोग जाकर, वो कौन है, वो गोल्ड स्मिथ है जो लोगों के दरवाजे पर जाके उनसे कह रहा है कि आपके पास जो भी गोल्ड ऑर्नामेंट्स, डल गोल्ड ऑर्नामेंट्स होंगे उसको हम ग्लिटर करके देंगे। और जो अनसस्पेक्टिंग वुमेन्स है वो अपने गोल्ड बैंगल्स उसको दे रहे हैं, और वो क्या करता है मैन, उस ज्वेलरी को, उस गोल्ड बैंगल्स को डीप करेगा एक पर्टिकुलर सोल्यूशन में, जिसकी वजह से बैंगल जो है वापस से स्पार्कल होने लगेगा, बट उसका वेट जो है पहले जैसा नहीं रहेगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा वेट। चमकदार तो हो जाएगा गोल्ड का जो गोल्ड का बैंगल से, बट उसकी जो वेट होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। तो द सॉल्यूशन यूज बाय द इम्पोस्टर प्रोबेबली, तो कौन सा सॉल्यूशन जो है उस मैन ने, कौन सा सॉल्यूशन जो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा है कि तो कौन सा सॉल्यूशन यूज़ किया था, तो एक्वारेजिया ऑप्शन आएगा। कि एक्वारेजिया में क्या होता है कि जो गोल्ड स्मिथ्स होते हैं वो एक्वारेजिया सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, उसमें HCl और HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड का जो रेशो होता है वो 1:3 फॉर्म में होता है, इसे ही एक्वारेजिया बोलते हैं। एक्वारेजिया एक सॉल्यूशन होता है जिसमें HCl और HNO3 जो है 1:3 के फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो शाइन करने लगते हैं, ग्लिटर करने लगते हैं, इसकी वजह से। तो एक्वारेजिया इज अ करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। मिस्टर शर्मा इज़ अ ओनर ऑफ अ फैक्ट्री। मिस्टर शर्मा जो है वो फैक्ट्री के ओनर है और वो एसिड सप्लाई करते हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री को। सो रिफाइनिंग पर्पस प्राइमरी,
द अदर क्लाइंट्स हु बाय द सेम एसिड इन्फ्लुएंस बैटरी मेकर्स, और एक अदर क्लाइंट है जो उस मिस्टर शर्मा के पास आकर एक वही सेम एसिड जो है, जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री को सप्लाई कर रहा है मिस्टर शर्मा, वही एसिड जो है एक क्लाइंट को जो है वो बाय कर रहा है मिस्टर शर्मा के पास से बैटरी बनाने के लिए। कैन यू नेम द एसिड प्रोड्यूस एट मिस्टर शर्मा फैक्ट्री? तो क्या नाम बता सकते हैं कि वो जो क्लाइंट है उसने कौन सा एसिड लिया होगा मिस्टर शर्मा से? तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है सल्फ्यूरिक एसिड आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होगा हमारा, नाइट्रिक एसिड भी नहीं होगा, HNO3 नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों का जो सॉल्यूशन है ये एक्वारिजिया के लिए किया जाता है, मीन्स गोल्ड को ग्लिटर करने के लिए। एसिटिक एसिड जो है वो नहीं होता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो इसका यूज़ जो है कार बैटरी वगैरह या मोबाइल फ़ोन वगैरह बैटरी वगैरह के लिए जो है बनाने के लिए, उसके लिए ये सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द सेट्स ऑफ ऑक्साइड्स दैट फॉर्म्स एसिड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर एंड हैंस आर द मेजर कॉज ऑफ द एसिड रेन एंड द इन्वायरमेंटल कंसर्न। जो एसिड रेन होता है उसमें हमने सुना होगा कि जो एसिड रेन मतलब कि उस रेन में कुछ तो एसिड वाले एयर होंगे, एसिड होंगे, रेन में एसिड होता है तो इसे ही एसिड रेन कहा जाता है। तो इसमें कौन सी गैस प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से रेन का जो वाटर है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है थर्ड वन आएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 एंड NO2। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। हमें ये याद रखना होगा, नाइट्रिक कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। रवि आइडेंटिफाई चूना स्लेक लाइम, जिसे स्लेक लाइम भी कहा जाता है, फाउंड एट पान वाला शॉप एज अ बेस बिकॉज ही वॉज टॉट इन हिज साइंस क्लास दैट सब्सटेंस इज अ बेस ऑफ इट। तो रवि एक बच्चा है जो कि चूना लेने पान वाले शॉप के पास गया है, जो एक बेस है, और उसे यह कहा गया है, साइंस की क्लास में कहा गया था कि इस सब्सटेंस को, एक बेस सब्सटेंस को जो है वो लाना है। तो जो चूना है वो एक बेस है, तो बेस है तो बेस की जो प्रॉपर्टी है वो क्या क्या होती है? सोपी टच होता है, ये करेक्ट है। ब्लू रेड में कन्वर्ट होता है तो एसिड होता है, और रेड ब्लू में, ब्लू लिटमस में टर्न्स हो रहा है मतलब बेस है, तो ये भी स्टेटमेंट राइट है। और इसका बिटर टेस्ट होता है बेस का, जबकि एसिड का जो टेस्ट होता है वो सोर होता है, तो ये भी स्टेटमेंट राइट है। तीनों स्टेटमेंट राइट है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेसिस इज इनकरेक्ट? कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, बेसिस प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइल आयन्स OH इन वाटर। जो बेसिस होती हैं वो हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस आयन जो है वो वाटर में रिएक्ट होने के बाद ये प्रोड्यूस करता है, या दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन फॉर्म, या जो दे कंडक्ट मतलब बेसिस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ये ऑप्शन राइट है। अल्कलाइज आर बेसिस दैट आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। बेसिस देखिए, एसिड जो है जब वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो H+ आयन प्रोड्यूस करता है, जबकि बेस जब वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो OH आयन जो है रिलीज करेगा। तो ये भी ऑप्शन जो है राइट दिया हुआ है। ऑल बेसिस डू नॉट हैव अ बिटर टेस्ट। सारे जो बेसिस होते हैं उनके टेस्ट जो है बिटर टेस्ट नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन राइट हमारा होगा। अल्कलाइज आर बेसिस दैट आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। जो बेस अल्कलाई होता है वो वाटर में सोल्यूबल होता है, जबकि यहाँ पे लिखा है कि नॉट सोल्यूबल इन वाटर, तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। तो हमें इनकरेक्ट वाला स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना था, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा होगा। ऑल बेसिस आर कॉल्ड, ऑल अल्कलाइज आर, सारे अल्कलाइज जो बेसिस के सारे अल्कलाइज हैं, और सारे अल्कलाइज को हम बेसिस बोल सकते हैं, बट सारे बेसिस को हम अल्कलाई नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ बेसिस ऐसे होती हैं जो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होती है। तो जो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होती हैं, जो होती हैं उन्हें अल्कलाई बोलते हैं, और जो नहीं होती उन्हें अल्कलाइज नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, अपोजिट लिखा है, अल्कलाइज आर बेसिस दैट आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, जबकि यहाँ पे होना चाहिए आर सोल्यूबल इन वाटर, बट यहाँ पे नॉट लिखा है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा थर्ड ऑप्शन होगा।
क्वेश्चन नंबर 10th पर आते हैं. आउट ऑफ द फॉलोइंग गिवन अल्टरनेटिव्स ऑल एक्सेप्ट वन represent the similarities between an acid and base. Pick the one that distinguishes a base from an acid. यहाँ पे लिखा है कि कौन सा ऑल एक्सेप्ट वन रिप्रेजेंट सिमिलरिटी बिटवीन एन एसिड एंड बेस. पिक द वन दैट डिस्टिंग्विश अ बेस फ्रॉम एन एसिड. हमें ये बताना है, उसकी डिस्टिंग्विश करनी है जो बेस फ्रॉम एन एसिड. बेस जो है बेस को अलग करती है एसिड से. तो ये कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही प्रॉपर्टी शो करता है, बेस भी और एसिड भी. इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन विथ मेटल्स. मेटल्स के साथ रिएक्ट होने पर हाइड्रोजन इवोल्यूशंस होगा. दोनों ही कोरोसिव नेचर में होते हैं. तो लिटमस टेस्ट एक ऐसा है जिसकी वजह से जो एसिड, अगर एसिड होता है तो रेड ब्लू में कन्वर्ट होता है. अगर एसिड होता है तो ब्लू रेड में कन्वर्ट होता है एसिड में. और वहीं बेस की बात करें तो बेस जो है वो रेड कलर ब्लू कलर में चेंज होगा. ये बेस में होता है ऐसा. सो यहाँ पे लिटमस टेस्ट की हेल्प से हम बेसेस को जो है वो एसिड में से अलग कर सकते हैं. तो लिटमस टेस्ट ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है वो राइट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं. यू आर गिवन 3 टेस्ट ट्यूब्स ए, बी एंड सी कंटेनिंग डिफरेंट कलरलेस सॉल्यूशंस. ए फिल्ड विथ सल्फ्यूरिक एसिड solution and B is filled with magnesium hydroxide solution, and C filled with a mixture of equal concentration of both the solution as filled in A and B. Few drops of phenolphthalein is added in each of the test tubes. Identify the changes observed. तो क्या दिया हुआ है हमारे यहाँ पर कि हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं. 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं. A, second test tube name is B and third test tube name is C. तो फर्स्ट जो हमारा टेस्ट ट्यूब है A, उसमें कौन सा एसिड कंटेंस है? सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड. और जो B है उसमें कौन सा कंटेंस है एसिड? ए में जो है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड. तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया. बी जो है उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है. सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है. ए में जो ए टेस्ट ट्यूब में जो हमारा सोल्यूशन है वो एसिड है. और जो बी सोल्यूशन में हमारा जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है विच इज़ MgOH2, ये हमारा बेस है. और जो सी हमारा सोल्यूशन है, पीछे क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि जो सी टेस्ट ट्यूब में जो है हमारा दोनों ही ए और बी दोनों ही बराबर प्रपोर्शंस में जो है इसका दोनों को मिक्सअप करके इस थर्ड टेस्ट ट्यूब में लिया है. तो फिर यहाँ पे पूछा है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अगर हम फ्यू ड्रॉप्स फिनोप्थलीन ऐड करते हैं टेस्ट ट्यूब में, अगर हम टेस्ट ट्यूब में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनोप्थलीन ऐड करते हैं तो चेंजेस क्या होगा वो बताना है हमें. तो जैसा कि हमें पता है कि फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में जो था हमारा सल्फ्यूरिक एसिड वो एसिड था, और सेकेंड में जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड था वो बेस था, और थर्ड टेस्ट ट्यूब में जो हमारा था वो एसिड और बेस दोनों ही था. तो न्यूट्रल होगा. ये तो एसिड बेस का रिएक्शन करेंगे तो न्यूट्रल फॉर्म होगा. तो ये हमारा ए, बी एंड सी ये 3 टेस्ट ट्यूब है जिसमें से फर्स्ट वन एसिड है. तो अगर हम फिनोप्थलीन एसिड में अगर हम फिनोप्थलीन ऐड करेंगे तो क्या होगा? एसिड कन्वर्टेड इनटू द फिनोप्थलीन एसिड में जब ही ऐड होगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा? एसिड का जो कलर होगा वो कलरलेस होगा. कलरलेस. और जब बेस में हम ऐड करेंगे फिनोप्थलीन को तो उसका कलर पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा. और वही हम न्यूट्रल में तो नहीं हम बेस में नहीं हम एसिड में रिएक्ट करें तो फिर न्यूट्रल में भी हमारा कलरलेस ही होगा. कलरलेस.
तो ए एंड सी जो है कलरलेस होगा और बी जो है वो पिंक होगा, तो ए एंड सी कलरलेस एंड बी इज बिकम्स पिंक, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वो राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग beings is not source of indicators that differentiate between acid and bases by changing color? कौन सा इसमें से इंडिकेटर जो है डिफ्रेंशिएट नहीं करता एसिड एंड बेस को? तो फिर हमें बताना है आंसर। टर्मरिक में तो एसिड जो एसिड फॉर्म में है टर्मरिक तो येलो कलर का होता है और बेस फॉर्म में चेंज होता है तो फिर रेड कलर का होता है। वही चाइना रोज़ की बात करें तो एसिड में है तो पिंक कलर और वही जब बेस में कन्वर्ट होता है तो ग्रीन कलर हो जाता है। लिशेंस मीन्स लिटमस जो एसिड में होता है तो ब्लू कलर होता है और जब बेस में कन्वर्ट होता है तो रेड कलर हो जाता है। बट लोटस एक कोई भी इंडिकेटर ऐसा नहीं है, ये तीनों ही इंडिकेटर है बट फोर्थ वन नहीं है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा चेंज कलर नहीं करता है। तो लोटस जो है वो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेटिक इंडिकेटर्स टर्न्स रेड इन अ बेसिक मीडियम एंड टर्न येलो इन एन एसिडिक मीडियम? तो कौन सा जो है जब एसिड एंड बेस, यहाँ पे पूछा है कि कौन सा सिंथेटिक इंडिकेटर जो है वो टर्न हो जाता है रेड में, बेसिक नेचर में जो है वो रेड कलर का होता है और येलो कलर जो है एसिडिक मीडियम टर्न येलो। सो येलो टू रेड, तो कौन सा ये होता है? तो ऑप्शन हमारा कौन सा आएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर होगा हमारा थर्ड वन ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि फिनोप्थलीन का जो कलर होता है वो कलरलेस टू पिंक होगा, कलरलेस टू पिंक। एंड मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो रेड टू येलो, मिथाइल रेड भी रेड टू येलो में कन्वर्ट होता है। वही हम फिनॉल की बात करें तो फिनॉल जो है वो येलो टू रेड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि रेड इन बेसिक में जब भी होता है तो रेड, एंड जब एसिडिक में मीडियम में होता है तो येलो कलर। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट फिनोप्थलीन इज एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन। फिनोप्थलीन को एक एसिड सॉल्यूशन में हम ऐड कर रहे हैं। आफ्टर दैट अ बेसिक सॉल्यूशन इज एडेड dropwise until the complete neutralization of acid occurs. If one more drop of the basic solution added, then the color of the acids containing solution could turn to। अगर हम फिनोप्थलीन को ऐड करते हैं किसी भी एक एसिड सॉल्यूशन में, अगर एसिड सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो फिनोप्थलीन का कलर क्या होगा? कलरलेस होगा। फिनोप्थलीन इंडिकेटर को अगर हम किसी एसिड सॉल्यूशन में डालते हैं, ऐड करते हैं, तो उसका कलर क्या होगा? सॉरी, कलरलेस होगा। और वही जब अगर ड्रॉप वाइज हम ऐड न्यूट्रलाइज होगा तो भी कलरलेस होगा, या एसिड में रहेगा तो भी कलरलेस होगा। वही जब 1-2 ड्रॉप हम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं उसी सॉल्यूशन में तो वही कलरलेस जो है वो किस कलर में चेंज हो जाएगा? पिंक कलर में। तो फिनोप्थलीन का जो है जब बेस ही मीडियम में होता है तो फिर वो पिंक कलर में चेंज होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा पिंक इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन एन न्यूट्रल सॉल्यूशन एंड एन एसिडिक सॉल्यूशंस? कौन सा ऐसा इंडिकेटर्स है जो नहीं डिफरेंशिएट करता है न्यूट्रल सॉल्यूशन एंड एसिडिक सॉल्यूशंस को? तो फिनोप्थलीन, लिटमस तो जो है वो ब्लू टू रेड होता है, मिथाइल जो है रेड टू येलो एंड मिथाइल ऑरेंज भी रेड टू येलो और मिथाइल रेड भी रेड टू येलो होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 15 का क्या होना चाहिए? 15 का आंसर फिनोप्थलीन होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर होगा, क्योंकि फिनोप्थलीन जो है क्या होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या होता है या एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है, उसका कलर जो है वो कलरलेस होता है, कलरलेस होता है।
फिनोप्थिलीन जो है वो कलरलेस होता है। जब न्यूट्रल सॉल्यूशन या एसिडिक सॉल्यूशन में होता है तो उसके जो इंडिकेटर्स होते हैं कुछ शो नहीं करते हैं डिफरेंस बिटवीन उनके में। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा राइट आंसर होगा। जबकि लिटमस जो होता है वो ब्लू टू रेड में कन्वर्ट होता है, और मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड की दोनों की बात करें तो दोनों ही रेड टू येलो में चेंज होते हैं। बट फिनोप्थिलीन की बात करें तो फिनोप्थिलीन जो है वो कलरलेस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। इन द फॉलोइंग टेबल्स आइडेंटिफाई द कलर्स दैट कैन सुटेबल रिप्लेस द अल्फ़ाबेट्स PQ एंड R। मार्क योर रिस्पॉन्स यूजिंग द कोड्स दैट फॉलोज। यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा कलर्स होगा PQ R S का। तो देखते हैं यहाँ पे टर्मरिक का जो कलर होता है एसिडिक मीडियम में येलो होता है और बेसिक मीडियम में रेड हो जाता है। चाइना रोज जो होता है वो पिंक टू ग्रीन, एसिडिक मीडियम में पिंक कलर होता है और बेसिक मीडियम में ग्रीन कलर होता है। मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो रेड एसिडिक मीडियम में रेड होता है और बेसिक मीडियम में जो है येलो होता है। तो फर्स्ट PQ R के प्लेस पे क्या होना चाहिए, रेड पिंक येलो। तो रेड पिंक येलो जो है ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ नेचुरल इंडिकेटर फॉर पॉल्यूशन इन वाटर। कौन से नेचुरल इंडिकेटर की वजह से वाटर का पॉल्यूशंस होता है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो लिशेंस है या अलगी है, चाइना रोज प्लांट है या फंगाई है। फंगाई तो नहीं होगा क्योंकि फंगाई जो है फंगाई नहीं होगा, ना ही चाइना रोज होगा, ना ही अलगी होगा। लिशेंस जो है ये फंगाई का जो है कंपाउंड्स होता है। और जो लिशेंस के अंदर पार्ट्स को ओपन करेंगे तो उसके हर एक सेल्स में जो है अलगी प्रेजेंट होते हैं, मतलब अलगी से ही लिशेंस फॉर्म होते हैं। और इसका जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है वो फंगाई होता है। तो इसीलिए लिशेंस जो है वाटर में प्रेजेंट रहने से ये पोल्यूशंस क्रिएट करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा राइट आंसर होगा, लिशेंस। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ इन द अल्टरनेटिव्स दैट फॉलो अ क्योर हैज़ बीन सजेस्टेड अगेंस्ट ईच ऑफ द गिवन डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव विद इन अप्रोप्रिएट सजेशंस। तो यहाँ पे लिखा है कि कौन सा जो है हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सजेशन जो है अप्रोप्रिएट नहीं दिया हुआ है। तो इनडाइजेशंस, कौन सा प्रॉपर दिया हुआ है हमारा वो बताना है। कौन सा प्रॉपर दिया हुआ है वो हमें बताना है। तो इनडाइजेशन जो है इनडाइजेशन है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है एक ऐसा कंपोनेंट्स है जो क्या करता है, डाइजेशन को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। एंट स्टिंग जो है वो विनेगर, एंट स्टिंग अगर कहीं पे बाइट कर लेता है तो फिर वहाँ पे विनेगर जो है सॉल्यूशन अप्लाई करने पर जो है विनेगर सोल्यूशन जो है अप्लाई करेंगे। एसिडिक सॉइल जहाँ पे भी जो सॉइल एसिडिक होता है वहाँ पे क्विकलाइम जो कि बेस एज अ वर्क करता है, तो फिर उसे वहाँ पे ऐड करेंगे तो फिर सॉइल जो है वो एसिडिक बेसिक नेचर में हो जाएगा। एसिडिक फैक्ट्री वेस्ट, जो जिस फैक्ट्री में एसिड वेस्ट जो है वो अगर वाटर बॉडीज़ में रिएक्ट होगा, ऐड होगा, तो फिर स्लेक लाइम हमें वहाँ पे ऐड करना होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है एंट स्टिंग, जिसका ऑप्शन नंबर राइट होगा, और 2 ऑप्शन नंबर जो है एंट स्टिंग का विनेगर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आता है। इफ़ अ स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विद इक्वली स्ट्रॉन्ग एसिड देन व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन। अगर हमारा एसिड भी स्ट्रॉन्ग होगा और बेस भी स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या फॉर्म होगा, जो रिजल्ट होगा सॉल्यूशंस का उसका नेचर क्या होगा। तो ये एक सॉल्ट फॉर्म होगा तो इसका नेचर क्या होगा, स्लाइटली एसिडिक होगा या स्लाइटली बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा या कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऐड रहे तो सॉल्ट फॉर्म होगा। सॉल्ट जो होता है NaCl जो कि न्यूट्रल होता है।
जब हम दो एसिड और बेस को रिएक्ट करेंगे, दोनों का जो क्वांटिटी है दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो न्यूट्रल फॉर्म होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा 3(1) इज अ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स इज अ फॉर्म व्हेन बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड बाय अ वीक बेस। Which of the following salt is formed when by the neutralization of a strong acid by a weak base? यहाँ पे लिखा है कि कौन सा जो है न्यूट्रलाइजेशन और स्ट्रॉन्ग, कौन सा सॉल्ट फॉर्म होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस दोनों को रिएक्ट करेंगे तो कौन से टाइप का सॉल्ट जो है वो न्यूट्रलाइज होके फॉर्म करेगा। तो हमें बताना है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का एग्जाम्पल कौन सा होता है। अमोनियम क्लोराइड होगा, अमोनियम क्लोराइड जो है वो आंसर होगा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेसिस से। सोडियम क्लोराइड जो है वो एक नॉर्मल जो कॉमन सॉल्ट होते हैं सोडियम क्लोराइड वो NaCl होता है जो कि नॉर्मल सॉल्ट होंगे। सोडियम सब फॉस्फेट एंड अमोनियम फॉस्फेट जो होंगे ये बेस सॉल्ट होंगे, बेस सॉल्ट होंगे। जबकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस मतलब एसिडिक सॉल्ट होगा जिसका एग्जांपल होगा अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर 2(1) इज राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई द सॉल्ट्स दैट हैज रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम एंड हैंस इज कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट। तो एसिडिक सॉल्ट्स का कौन सा एग्जांपल होगा। ये तो हमारा कॉमन सॉल्ट का एग्जांपल है Na2CO3 एंड CH3COO Na, ये जो है बेसिक सॉल्ट का एग्जांपल है। ये दोनों जो है बेसिक सॉल्ट के एग्जांपल है, बेसिक सॉल्ट। NH4Cl जो है ये कॉमन सॉल्ट, जो नॉर्मल सॉल्ट होते हैं कॉमन सॉल्ट। NaHSO4 जो है ये जो है एसिडिक सॉल्ट होता है। तो एसिडिक सॉल्ट का ऑप्शन नंबर 2 जो है आंसर राइट होगा। 21 का जो है ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, कंसिडर द फॉलोइंग सॉल्ट्स एंड देयर कॉमन नेम्स। यहाँ पे हमें बताना है कि जो सॉल्ट्स कुछ सॉल्ट्स के नेम दिए हुए हैं उसके कॉमन नेम्स क्या हैं वो बताना है। तो कॉपर सल्फेट का कॉमन नेम है ब्लू वाइट्रियोल। आयरन सल्फेट का जो है कॉमन नेम है ग्रीन वाइट्रियोल। सोडियम कार्बोनेट का जो है यहाँ पे लिखा है बेकिंग सोडा, बल्कि यहाँ पर होना चाहिए था वॉशिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होना चाहिए था यहाँ पे, तब बेकिंग सोडा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है तो वॉशिंग सोडा होना चाहिए था, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन रॉन्ग है। एंड फर्स्ट सेकंड 1 इज़ अ राइट आंसर होगा, इसलिए ओनली सेकंड ऑप्शन 1 and 2 इज़ अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, अमिता प्रिफर्स क्लोथिंग दैट आर मेड विदाउट हार्मिंग एनिमल्स। अमित जो है एक क्लोथ प्रेफर करता है जो बिना एनिमल्स के हार्मफुल से जो है वो बना हुआ है क्लोथ। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स कंसिस्ट ऑफ सेट्स ऑफ फैब्रिक्स शी कैन कंसिडर। तो कौन से टाइप का वो फैब्रिक जो है फैब्रिक सेट्स ऑफ फैब्रिक जो है यूज़ करेगा। कॉटन जो है वो सेलुलोज रॉ मटेरियल से बनता है, और रेयॉन जो है रेयॉन ये भी सेलुलोज जो कि कॉटन के जैसा ही होता है। वुल जो है वो एनिमल्स के हेयर से फॉर्म होता है। रेयॉन सिल्क वुल, रेयॉन सिल्क, तो सिल्क जो है वो एनिमल सिल्क को किल करके सिल्क वॉर्म को किल करके सिल्क जो है वो निकाला जाता है। तो सिल्क वॉर्म यहाँ पे जो है एनिमल्स को हार्म हो रहा है, तो यहाँ पे ये वाला सेकेंड 1 नहीं होगा, सेकेंड ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड की बात करें फर सिल्क पॉलिस्टर, तो सिल्क तो आ गया, फर भी नहीं है और सिल्क भी नहीं है। पॉलिस्टर तो सिंथेटिक फाइबर है जो कि बनाया जाता है, बट फर सिल्क जो है सिल्क वॉर्म को किल होता है, और फर जो है यहाँ पे जो शिप या गोट होते हैं उनको किल करके फिर ये ऑब्टेन किया जाता है। तो ये भी थर्ड ऑप्शन रॉन्ग होगा। कॉटन, फर एंड टेरिलेन, तो फर यहाँ पे आ गया तो फिर फर की वजह से ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। तो कॉटन, रेयॉन एंड वुल, वुल जो है अब बोलोगे कि एनिमल्स का ही ये पार्ट है तो उनको हार्मफुल नहीं होता है, वो उनके हेयरी पार्ट होते हैं, वो खाली उसको रिमूव कर देते हैं जिससे उनको हार्म नहीं पहुंचता है। तो वुल जो है
बी जो है क्या है, विदाउट हार्मिंग एनिमल से ऑब्टेन किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा राइट होगा, कॉटन, रेयॉन एंड वूल। क्वेश्चन नंबर 24 पर आता है, यू माइट हैव सीन पिक्चर्स ऑफ पीपल्स वर्किंग इन कॉटन फील्ड्स, दे हैंड पिक्स कॉटन बॉल्स फ्रॉम विच कॉटन इज सेपरेटेड लेटर द कॉटन बॉल्स आर एक्चुअली। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुछ लोग जो है कॉटन फील्ड में वर्क कर रहे हैं और वहाँ पे जाके वो हैंड से पिक कर रहे हैं कॉटन के बॉल्स को। तो ये जो सेपरेशन वो कर रहे हैं कॉटन बॉल्स को, तो एक्चुअली वो कौन सा पार्ट है, प्लांट का कौन सा पार्ट है? स्टेम नहीं है, सीड भी नहीं है, फ्लावर भी नहीं है, फ्रूट इज़ अ राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 वन इज़ अ राइट आंसर। कॉटन बॉल जो होता है वो प्लांट का फ्रूट का पार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं, फाइबर्स ऑफ कॉटन आर केमिकली कंसिडर्ड एज अ पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज। जो फाइबरस कॉटन होता है वो पॉलीमर होता है सेलुलोज का। नेम द मोनोमर ऑफ द सेलुलोज। तो सेलुलोज का नेम क्या है? ग्लूकोज होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। सेलुलोज का जो नेम होता है वो ग्लूकोज होता है। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ क्लियरली थोड़ा थोड़ा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है कहीं, तो फिर मैं रीड कर दूँ तो फिर शायद आपको समझ में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स रिप्रेजेंट द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ वुल। यहाँ पे लिखा है कि कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है जो वुल का फॉर्मेशन के लिए प्रोसेस होता है, वो हमें करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो शेयरिंग, स्कोरिंग, शॉर्टिंग, शॉर्टिंग, शेयरिंग, स्कोरिंग, स्कोरिंग, शेयरिंग, शॉर्टिंग या शेयरिंग, शॉर्टिंग, स्कोरिंग। तो इसमें से सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है कि तो कौन सा राइट आंसर होगा वो हमें बताना है। तो जब पहले हम क्या करते हैं, एनिमल्स के जो हेयर होते हैं उनको निकालते हैं, तो जो निकालते हैं उस प्रोसेस को शेयरिंग कराते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस होगा हमारा शेयरिंग। सेकेंड प्रोसेस क्या होगा, उसको हम क्लीन करेंगे, जो हेयर पार्ट है हम एनिमल्स का निकालें उसको क्लीन करेंगे, तो उस क्लीनिंग प्रोसेस को क्या बोलेंगे? स्कोरिंग। क्लीनिंग करने के बाद उसको, उसकी जो टेक्सचर है उसको हम क्या करेंगे, टेक्सचर जो सिमिलर टेक्सचर है उनको हम शॉर्ट आउट करेंगे। तो शॉर्टिंग, थर्ड प्रोसेस इज कॉल्ड एज शॉर्टिंग। तो फर्स्ट शेयरिंग, स्कोरिंग एंड थर्ड वन इज शॉर्टिंग। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं, रियरिंग सिल्क वॉर्म्स टू गेट सिल्क इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन एक्टिविटी इन इंडिया। रियरिंग सिल्क वॉर्म टू गेट सिल्क इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन एक्टिविटी इन इंडिया। सिल्क वॉर्म्स से रियरिंग करना सिल्क को, ये एक ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन है इंडिया में। तो दिस प्रैक्टिस ऑफ रियरिंग सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड, तो ये जो प्रोसेस किया जाता है, रियर किया जाता है सिल्क को सिल्क वॉर्म से, इस प्रोसेस को बोला जाता है सेरिकल्चर। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पे पैसेज दिए हुए, उस पैसेज के अकॉर्डिंग हमें आंसर बताने हैं। तो दिया हुआ है हमारा, टू डेमोन्स्ट्रेट द टेस्ट टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स अ टीचर बर्न्स 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइबर। टीचर जो है 2 टाइप की फाइबर्स को बर्न करती है। फाइबर ए जो है बर्न्स करने पर क्या होता है, उस डिफ़िकल्टीज होती है और बीड्स एंड हेयर लाइक स्मेल आता है। और फाइबर बी को जब भी बर्न करते हैं टीचर, तो वो फाइबर जो है श्रिंक हो जाता है एंड सूटी फ्लेम जो है फॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 इसी पैराग्राफ के बेस पे है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट आर द सुटेबल यूजेस ऑफ फाइबर्स ए एंड बी। तो ए एंड बी जो है फाइबर, उनका यूजेस क्या होता होगा। फर्स्ट वन, तो उसका हेयरी टाइप स्मेल आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो वूल का बना होगा। तो ए मेकिंग सिंथेटिक वूल हो सकता है। यहाँ पे 2 दिया हुआ है सिंथेटिक वूल ए का। सेकेंड क्या लिखा है, बी जो फाइबर है वो श्रिंक हो जाता है, और श्रिंक हो जाता है तो यहाँ पे पेपर तो नहीं होगा, पेपर तो डायरेक्टली पूरा बर्न होके पूरा ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, तो रोप्स हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर है वो क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर जो है वो क्या होना चाहिए। अब फाइबर ए को जब बंद करते हैं तो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, एक्चुअली यहाँ पे लिखा है डिफ़िकल्टीज़ होती है, तो डिफ़िकल्टीज़ होती है तो मेकिंग रोप्स
उससे रोप्स बनाए जा सकते हैं। और बी को बर्न करने पर वो श्रिंक हो जाते हैं और सोटी फ्लेम जो है वो फॉर्मिंग करते हैं। तो बी वुल होगा, उसका यूजेस वुल के लिए किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे ए फाइबर को बर्न करने पर डिफ़िकल्टीज होती है तो उसका हम रोप्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और जो बी फाइबर है वो श्रिंक हो जा रहा है और सोटी फ्लेम जो है वो फॉर्म हो रहा है। तो ऑप्शन सिंथेटिक वुल होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। स्टार्टिंग विद द लाइफ स्टेज यूज टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर, राइट द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म का जो लाइफ साइकिल होता है वो क्या होता है? एग फिर पेपर में कन्वर्ट होता है, फिर पेपर टू कुकुन एंड कुकुन टू द मोथ। तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, सिल्क इज ऑब्टेन बाय हीटिंग और बॉइलिंग द सेल्स ऑफ सिल्क वॉर्म्स, दस बाय किलिंग। Nowadays, a new fabric called artificial silk is being synthesized that causes no harms to animals. This fabric is actually, तो जो सिल्क जो है, पहले सिल्क जो है हीट करके या बॉईल करके सिल्क वॉर्म की सेल्स को हीट या बॉईल करके जो है उससे ऑब्टेन किया जाता है। लेकिन आज के न्यू मॉडर्न टेक्निक में जो है, जो नया फैब्रिक है आर्टिफिशियल सिल्क जो है वो कौन से फैब्रिक से जो है एक्चुअली फॉर्म होता है, वो हमें आंसर बताना है इसका। आंसर कौन सा आएगा यहाँ पे? 30 क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? रेयॉन, नायलॉन, डेक्रॉन या एक्रिलिक। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो रेयॉन होना चाहिए, क्योंकि रेयॉन जो है वो सिल्क जैसा होता है, स्मूथ होता है। तो सिल्क के प्लेस पे रेयॉन जो है ये सिंथेटिक आर्टिफिशियल जो है सिल्क इस तरीके से ऑब्टेन किया जाता है रेयॉन, जिसमें कॉटन रॉ मटेरियल ऑफ सेलुलोज विच इज़ अ ग्रुप ऑफ ग्लूकोज, जो कि कॉटन जैसा ही होता है, स्मूथ होता है और सिल्की होता है। तो रेयॉन जो है वो आर्टिफिशियल सिल्क होगा। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, some synthetic fibers are even strong than steel wire of same width has find use in making of ropes, string, cord. Examples, one such fibers। तो ऐसा कौन सा सिंथेटिक फाइबर है जो स्टील वायर से भी स्ट्रॉन्गर होता है और जिसकी वजह से हम रोपिंग, स्ट्रिंग या कॉर्ड्स वगैरह बना सकते हैं? तो एग्जांपल ऑफ वन सच फाइबर, तो उसका एग्जांपल क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा, नायलॉन। नायलॉन एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जो स्टील वायर से भी स्ट्रॉन्गर होता है और इसका यूज़ रोप्स, स्ट्रिंग, कॉर्ड्स वगैरह के लिए बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर होगा, नायलॉन। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। आफ्टर लर्निंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स, राजू वैन रीच कट अ पीस ऑफ ओल्ड क्लोथिंग एंड कॉशियसली बर्न इट अ कैंडल फ्लेम। द पीस बर्न स्लोली विद अ स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर एंड विदाउट फॉर्मेशन ऑफ बेड्स। द पीस ऑफ क्लोथ वुड पॉसिबल बी मेड अप ऑफ। अगर उसमें से बर्निंग हेयर पीसेस को बर्न करने पर उसमें से जो स्मेल आ रहा है वो हेयर टाइप एंड बिना फॉर्मेशन, बीड्स के फॉर्मेशन के बिना आ रहा है, तो फिर वो ऑप्शन नंबर जो है हमारा 4th वन राइट होगा, वुल आंसर इज अ करेक्ट आंसर। तो फिर जो राजू बर्न कर रहे हैं कैंडल के पास कपड़े को रखकर, तो फिर वो कौन सा फाइबर है? वुल फाइबर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, रश्मि's mother was cooking pulses in a pressure cooker. Rashmi's noticed that its handle was made of black plastic that could withstand the heating. The handlebar most probably could have been made of so यहाँ पे पूछा है कि कौन सा हैंडल बार जो कुकिंग के टाइम में जो कुकिंग यूटेंसिल जो हैंडल बार होता है वो किस का बना होगा? एक्रिलिक का या बैकलाइट का या पीवीसी या पॉलीथीन नॉर्मल एक प्लास्टिक होता है जिससे हम कोई भी फूड कंटेनर्स को रैप करके जो हमें मार्केट में मिलता है वो पॉलीथीन होता है। तो ये नहीं हो सकता है, 4th ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है कि जो यूटेंसिल की हैंडल होती है वो किससे बनती हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात करें तो इससे तो रेनकोट वगैरह बनता है, रेनकोट या पर्स वगैरह। रेनकोट
तो पीवीसी जो है ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा। एक्रिलिक जो है वो टेरिलीन का ही पार्ट है, तो इससे वुल वगैरह बना जाता है। इसका यूजेस वुल स्वेटर वगैरह बनाने के लिए, ब्लैंकेट, शॉल वगैरह बनाने के लिए होता है। तो फिर ऑप्शन नंबर 1 भी रॉन्ग होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट होगा। बैकलाइट, एक बैकलाइट जो है उसका यूज़ हम यूटेंसिल वगैरह और किचन्स की जो भी यूटेंसिल्स होती हैं उसमें वहाँ पे यूज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर होगा। Question number 34. Thermosetting polymers can withstand heat while thermoplastic cannot. What a structural property enables the former ones to withstand it? यहाँ पे लिखा है कि जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं वो हीट होगा, स्टैंड हीट, जबकि थर्मोप्लास्टिक जो है वो हीट में स्टैंड नहीं होगा। तो ऐसी कौन से स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी की वजह से जो थर्मोसेटिंग है वो स्टैंड हीट कर पा रहा है, तो वो हमें बताना है। तो जैसा कि हमें पता है कि प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक के 2 टाइप्स होते हैं। प्लास्टिक आर 2 टाइप्स इन थर्मोसेटिंग। फर्स्ट वन इज़ अ थर्मोसेटिंग एंड सेकेंड वन इज़ अ थर्मोप्लास्टिक। तो जो थर्मोसेटिंग होता है उसका जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है, इसके जो पॉलीमर्स होते हैं वो क्रॉस लिंक में जॉइंटेड होते हैं, जबकि थर्मोप्लास्टिक जो होता है वो लीनियर में होता है, लीनियर स्ट्रक्चर में होता है इसके पॉलीमर्स। तो यहाँ पे पूछा है कि जो थर्मोसेटिंग स्टैंड हीट कर रहा है वो कौन सा स्ट्रक्चर है, तो उसकी क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ प्लास्टिक। प्लास्टिक से रिलेटेड हमें स्टेटमेंट बताना है। दे आर यूजुअली नॉन रिएक्टिव, प्लास्टिक जो है रिएक्टिव नहीं होता है, या स्टेटमेंट राइट है। दिस आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये भी स्टेटमेंट राइट है। दे गेट इजिली कोरोडेड इन ओपन एटमॉस्फेयर, ये इजीली कोरोडेड हो जाता है, नहीं कोरोडेड तो नहीं होता, रिएक्टिव होता तो कोरोडेड हो जाता है, नॉन रिएक्टिव है तो नॉन कोरोडेड भी नहीं होगा। तो ये थर्ड स्टेटमेंट जो है रॉन्ग दिया हुआ है। तो फर्स्ट एंड सेकंड वन इज राइट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वो राइट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 एंड 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। Question number 36, out of the given alternatives pick the one that includes thermosetting plastic only। हमें बताना है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का कौन सा जो है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में कौन से एग्जांपल्स इंक्लूडेड होंगे। तो बैकलाइट मेलामाइन आएगा, बैकलाइट मेलामाइन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये हमें इतना पता है। लेकिन पॉलीस्टीरीन जो होता है वो फ्रिज या टीवी के लिए जो है वहाँ पे यूजेस होता है, तो ये इतना स्ट्रॉन्गर नहीं होता है। बट बैकलाइट जो है यूटेंसिल वगैरह, बॉटल वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है, किचन की जो भी पार्ट्स हैं वो। और मेलामाइन जो है, मेलामाइन जो है इसका जो यूजेस है मेलामाइन का, और एक मिनट पहले हम प्रेसपेक्स और बैकलाइट पीटी की बात कर लेते हैं। प्रेसपेक्स जो है वो प्लास्टिक का जो ज्वेलरी बनता है उसके लिए यूज़ होता है, बैकलाइट का यूटेंसिल के लिए। पॉलीइथिलीन टेरिलीन जो है इसका यूजेस जो है बॉटल्स वगैरह बनाने के लिए, यूटेंसिल में बनाने के लिए यूज़ होता है। और पॉलीस्टीरीन जो है, यहाँ पे पॉलीस्टीरीन फिर से आ गया, तो टीवी एंड जो रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज होता है, वहाँ पे यूज़ होता है। प्रेसपेक्ट जो है वो प्लास्टिक की जो ज्वेलरी होती है वहाँ पे होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है वो रेनकोट वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है। लेकिन जो मेलामाइन है, मेलामाइन, बैकलाइट और टेफ्लॉन का यूजेस क्या होता है। टेफ्लॉन जो, जैसे कि जो पैन हम किचन में यूज़ करते हैं तो उसके पैन का जो ऊपर वाला जो कोटिंग होता है जिसमें हम फूड को कुक करते हैं, तो वो जो एक लेयर होता है प्लास्टिक का वो टेफ्लॉन होता है। ये स्ट्रॉन्ग भी होता है और ये एरोप्लेन में भी, वहाँ पे भी एरोप्लेन इंजन्स वगैरह में भी वहाँ पे यूज़ होता है टेफ्लॉन प्लास्टिक का। तो इस तरीके से ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, बैकलाइट भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं, टेफ्लॉन, बैकलाइट। और मेलामाइन का यूजेस क्या होता है, हम लास्ट में इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन मेलामाइन का यूजेस जो है किचन वेयर्स और रेजिस्टेंस, फैब्रिक, फ्लोर टाइल्स वगैरह इसका यहाँ पे यूज़ करते हैं। फ्लोर
फ्लोर टाइल्स में भी यूज़ करते हैं, और जैसे कि जो प्लेट्स वगैरह होते हैं जिसमें हम फूड वगैरह खाते हैं, अपना खाना जो खाते हैं प्लेट्स वगैरह, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और काफ़ी ड्यूरेबल होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा वन इज़ अ राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज़ अ राइट आंसर। Question number 37. Out of the following polymers, identify the one which is made up of the at least 2 types of monomers. यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि इनमें से कौन सा जो है हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा पॉलीमर जो है वो 2 टाइप के मोनोमर से बना हुआ है। तो नायलॉन जो 6 है वो सिर्फ एक टाइप के मोनोमर से बना है, प्रेसपेक्स भी, टेफ्लॉन भी। मेलामाइन जो है वो फॉर्मल्डिहाइड एंड मेलामाइन, ये 2 टाइप के मोनोमर से जो है वो फॉर्म हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा राइट आंसर होगा। बाकी ये तीनों जो है वो 1 मोनोमर से फॉर्म हुए हैं, नायलॉन 6, प्रेसपेक्स, टेफ्लॉन। Question number 38. During a rocket launch, the surface temperature of rocket increases very high. Which of the following polymers do you think is suitable for outer covering of the rocket? जैसा कि हमने बात किया था कि टेफ्लॉन जो है एक पैन का जो ऊपर वाला आउटर कवरिंग होता है वहाँ पे जो है यूज़ होता है, क्योंकि हम ज़्यादा हीट खाना अगर फास्ट करके भी पकाते हैं तो भी उसको कुछ इफेक्ट नहीं करने वाला है, मतलब कि ज़्यादा डिग्री पर भी ये जो है रह सकता है। तो टेफ्लॉन। तो और जहाँ पे रॉकेट लॉन्च होता है वहाँ का जो सरफेस टेम्परेचर होता है रॉकेट का इंक्रीज वेरी हाई। तो जहाँ पे रॉकेट लॉन्च होता है तो वहाँ की जो सरफेसेस होती है नीचे की वो काफ़ी उसकी टेम्परेचर भी हाई हो जाती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स यू थिंक इज सुटेबल फॉर वाटर कवरिंग ऑफ द रॉकेट? तो रॉकेट का जो बाहर का जो कवरिंग पार्ट है, आउटर कवरिंग पार्ट जो है रॉकेट्स का, वो वहाँ पे कौन सा यूज़ किया जाता है? तो टेफ्लॉन जो है, टेफ्लॉन प्लास्टिक जो है ये यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर होगा। मैच द कॉलम, क्वेश्चन नंबर 39, मैच द कॉलम 1 and 2 and mark your response using the codes that follows. तो ब्यूना एस, ब्यूना एन, पीटी पीवीसी, पीटी पॉलीथिलीन टेरिलीन एंड पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो जैसा कि हमें पता है कि अभी हमने जस्ट पीछे क्वेश्चंस में बात किया था, पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, और इसका यूज़ जो है रेनकोट वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी का आंसर होगा पी। एंड पीईटी, तो पीईटी का जो है वाटर बॉटल्स या किचन यूटेंसिल्स वगैरह के लिए होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट होगा। ब्यूना एस जो है वो टायर के लिए यूज़ होता है, फर्स्ट का आंसर ये होगा। एंड ब्यूना एन जो है वो सेकंड होगा यहाँ पे ये आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? सी एंड डी का जो है 3, 4 एस पी, तो यहाँ पे ये मैच हो रहा है एस पी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा राइट होगा, क्यू आर। ए का जो है आंसर क्यू होगा एंड बी का जो है वो आर होगा, ऑल सेल्स। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने मटेरियल्स एंड मटेरियल्स ऑफ डेली यूज़ के जो क्वेश्चंस, टोटल 39 क्वेश्चन आज हमने इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो मटेरियल ऑफ डेली यूजेस के बेसिस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्ज़ाम में, उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।